हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई जी क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और नई जॉब की। एक्चुअली ये जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिस है जो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली है और 1 साल की अप्रेंटिस है। ठीक है। और इसमें आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या वैकेंसी है, क्या निकला है। ठीक है, चलिए। तो इसका जो सबमिशन है यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। वो फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हुई है वो आपकी देख सकते हैं 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट है जो फॉर्म फिलिंग की वो 15 मार्च है। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 15 मार्च इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है। एंड कैटेगरी वाइज ये आपकी वैकेंसी दी गई हैं। बिहार में ये स्टेट है। ठीक है, और ये जोन्स दिए गए हैं बिहार में मुजफ्फरपुर और सिवान जोन्स में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में क्या है आपकी वैकेंसी आई हैं। टोटल 10 वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर में है और उसमें आपकी 5 वैकेंसीज हैं। और सॉरी, बिहार में जो आपका मुजफ्फरपुर है उसमें 10 है और सिवान में 19 वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए। दिल्ली में आपकी 6 वैकेंसीज हैं। गुजरात में आपका अहमदाबाद में 23 हैं, राजकोट में 13 हैं, वडोदरा में आपका 12 हैं। झारखंड में आपका बोकारो है उसमें 10 हैं। धनबाद में आपकी 14 हैं और हजारीबाग में आपकी 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कहाँ वैकेंसीज हैं। तो आगे वैकेंसीज हम आपको बताते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। आगे जो वैकेंसीज दी गई हैं वो दी गई हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में जो आपकी वैकेंसीज हैं बेंगलुरु जोन है या बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपकी 6 हैं। और हुबली धरवाद में आपकी 6 हैं। केरला में तिरुवनंतपुरम में आपकी 5 वैकेंसीज हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में 10 हैं, धार में 10 हैं, इंदौर में 5 हैं, जबलपुर में 5 हैं, खंडवा में 12 हैं और उज्जैन में 20 हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज हैं मध्य प्रदेश में। और फिर आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं? तो महाराष्ट्र में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी जगह है। महाराष्ट्र में आई थिंक सबसे ज़्यादा वैकेंसीज लग रही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जगह है। तो महाराष्ट्र में देखिए आपका मुंबई नॉर्थ में 8 वैकेंसीज हैं। ठीक है, मुंबई नॉर्थ में 8 वैकेंसीज हैं। इसके बाद नागपुर में 11 हैं, नवी मुंबई में 5 हैं, पुणे में 16 हैं, रायगढ़ में 4 हैं, रत्नागिरी में 8 हैं, शोलापुर में 10 हैं और विदर्भ में 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये आपकी महाराष्ट्र की वैकेंसीज हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देख सकते हैं उड़ीसा में आपकी 9 वैकेंसीज हैं। राजस्थान में आपकी जयपुर में 8 हैं और जोधपुर में 10 हैं। तमिलनाडु में चेन्नई में 7 वैकेंसीज हैं। त्रिपुरा में गुवाहाटी में 7 वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा में 10 हैं। हरदोई में 26 हैं। वाराणसी में 7 हैं। वेस्ट बंगाल जो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 6 हैं। कोलकाता में 18 हैं और सिलीगुड़ी में 28 हैं। इस तरीके से टोटल जो वैकेंसीज हैं 400 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड की 195 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे जो है लिखा गया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट एंड वन जोन विद इन दैट स्टेट, यानी कि अगर कैंडिडेट को सिर्फ क्या करना है, एक स्टेट से आपको क्या करना, अप्लाई करना है, तो वो सिर्फ एक ही स्टेट से और एक ही जोन में कर सकता है। यानी अगर उत्तर प्रदेश से कर रहा है तो वो सिर्फ एक जोन में करेगा, ऐसा नहीं कि सारे जोन में कर पाए। ठीक है, तो ये इसकी हो गई। आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक है। बेसिक क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं हाईलाइटेड भी है, बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या चाहिए, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें आपका कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स हो, नेशनैलिटी वाले हों, एज वाले हों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो नॉर्मल होती है। इसमें आपको ओरिजिनल भी चाहिए और एक फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको वैकेंसी जिसमें चाहिए। आगे सॉरी, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद आगे जो हाइलाइटेड है आप देख सकते हैं, नो चेंज ऑफ कैटेगरी एज वेल एज एनी अदर डिटेल्स विल बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन द, यानी कि जब, कहने का मतलब ये है कि अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है उसमें आपकी एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो कोई भी वैकेंसीज मतलब फिर आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, किसी भी टाइप का चेंज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बोला गया है। तो ये आपने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, आपने डॉक्यूमेंट्स देखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आप इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजनशिप, मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन है, बस इंडिया का सिटीजन हो, कुछ भी किया हो उसने, बड़े आराम से वो क्या कर सकता है, किसी भी टाइप का ग्रेजुएशन हो
वो बड़ी ही आराम से अप्रेंटिसशिप कर सकता है। ठीक है। इसके बाद एज देखें तो मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है, यानी कि 20 से 28 साल के जो आपके क्या कहते हैं युवा हैं वो भर सकते हैं। डेट भी दी है कि कोई भी मतलब 2 जनवरी और 1997 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री किसी भी फील्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और वो ग्रेजुएशन डिग्री 1 अप्रैल 2021 से 1 जनवरी 2025 के बीच की होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आराम से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। बस याद रखना है 1 अप्रैल 2021 से 1 जनवरी 2025 के बीच में उसकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो रिलैक्सेशन आपको मालूम ही है, हर जगह वैसे ही होता है। SC ST के लिए 5 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लिए 3 साल का है और अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो वो उसके लिए 10 साल का है, जो कि हर एग्जाम में या हर गवर्नमेंट जॉब का क्राइटेरिया है। वो सिंपल सा रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, तो लिखा है कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि इस वाली वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है, वहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे। ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन है, जो कंडीशन है वो आपको बता देते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन ओनली वन स्टेट एंड चूज ओनली वन जोन अंडर दिस, यानी कि इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट सिर्फ एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेट से कर दे, एक स्टेट से कर सकता है और एक स्टेट के अंदर भी सिर्फ एक जोन से कर सकता है, ओनली वन जोन से वो कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट और एक जोन ही होगा बस, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं वो फिल कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ईदर विद बैंक ऑफ इंडिया और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और परसुइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द, यानी इन्होंने ये कहने का मतलब है कि कैंडिडेट ने किसी भी टाइप की बैंकिंग से रिलेटेड किसी अदर बैंक में नहीं की हो क्या, अप्रेंटिसशिप। ठीक है, क्लियर। ना ही बैंक ऑफ इंडिया में किया हो या ना ही किसी और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कुल मिलाकर अप्रेंटिसशिप नहीं की होगी तभी वो एप्लीकेबल है, वरना वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है, कैंडिडेट हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस shall not be eligible for being engaged and as apprentice। क्या लिखा है, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके पास या तो ट्रेनिंग है या जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है, तो वो फिर अप्रेंटिसशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि कोई जिसने भी जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहीं भी ट्रेनिंग ट्रेनिंग ली हो 1 साल की या जॉब एक्सपीरियंस हो 1 साल या उससे ज़्यादा का ग्रेजुएशन करने के बाद, तो वो एलिजिबल नहीं है इस अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने आपको 2 बार रिपीट किया। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, और बहुत सारा कुछ है, आप 25 पेज की PDF है, खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ में अब आता है सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन कैसे होना है। ठीक है, तो सिलेक्शन सबसे पहले क्या होना है, सिलेक्शन 2 स्टेजेज में होगा। ठीक है, सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा रिटन वाला, ठीक है, जो CBT मोड में होगा, और फिर आपका क्या होगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। यानी अगर आप मान लो बिहार से भर रहे हैं तो बिहारी आना चाहिए, महाराष्ट्र से भर रहे हैं तो मराठी आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो हिंदी आनी चाहिए, यानी कि आपका जो लोकल लैंग्वेज उस स्टेट की है उसका भी टेस्ट लिया जाएगा। और उससे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद फिर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, ये होने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होना, उसमें क्या आना है, उसमें आपका 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे और उसी के बेस पर आपका क्या होगा, मेरिट बनेगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। क्या क्या आपका आना है? जनरल फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड यानी बैंकिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है जो वो उसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड यानी जो मैथ और रीजनिंग के मिला के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। जनरल, फाइनेंशियल, बैंकिंग के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आएंगे, मैथ के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे और कंप्यूटर के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। और इसका जो टाइम लिमिट होगा वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट की होगी यानी 1.5 आवर की होगी। और 100 क्वेश्चन उसमें करने होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें लिखा है कि जो भी टेस्ट होगा वो बाईलिंगुअली होगा। यानी कि बाईलिंगुअल कौन कौन सी? इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, बस इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा आप हिंदी में कर सकते हैं ना, तो वो आपका किस में आएगा? बाईलिंगुअली टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट छोड़ के बाकी सब क्या आएगा? बाईलिंगुअली ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जो भी आप इंग्लिश में क्या करेंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड करेंगे 25 में से, वो नहीं ऐड होंगे, विल नॉट बी एडेड जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, जब भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो आपके इंग्लिश के मार्क्स यानी कि नहीं होंगे आपके ऐड, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट सिर्फ किस में बनेगी? 75 मार्क्स में बनेगी। ठीक है, क्लियर? उसके बाद फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं विल बी डिसाइडेड, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो डिसाइड करेगी कौन? बैंक। अपने जब भी एग्ज़ाम होगा उसके बाद एक कट ऑफ आएगी जैसा होता है, और उसमें क्या होगा? आपका फिर उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें और 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन आपको SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स को मिलेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। SC ST OBC PWD कैटेगरी से अगर आप क्या है? रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं, तो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन उसमें भी मिलेगा, यानी कट ऑफ 5% कम जाएगी आप लोगों की। ठीक है, फिर तो ये तो हुआ रिटन टेस्ट की बात। अब लोकल लैंग्वेज का टेस्ट कैसे होगा? तो लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट, यानी इन्होंने कहा कि जिस भी स्टेट के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उस वहाँ की लैंग्वेज में वो प्रोफिशिएंट होना चाहिए। रीडिंग में भी, राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी, अंडरस्टैंडिंग, यानी हर तरीके से वो क्या होना चाहिए? प्रोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? इसके बाद फिर आगे लिखा है द टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग, जब आप ऑनलाइन रिटन एग्जाम क्या कर लेंगे? क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा? कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी एंगेज्ड, यानी कि जो भी यानी आपने पहले क्या किया? रिटन टेस्ट दिया, उसके बाद फिर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। और अगर आप रिटन टेस्ट में पास हो गए और लोकल लैंग्वेज में फेल हो गए टेस्ट में, तो वो विल नॉट बी एंगेज, यानी फिर आपको वो अप्रेंटिसशिप के लिए आगे नहीं, मतलब फेल हो जाएंगे, कुल मिलाकर नहीं आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक फ़ायदा है, क्या है? कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज विल नॉट बी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10th या 12th में क्या किया है? वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है, ये एविडेंस आप अगर उनको मिल जाता है आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट से, तो फिर वो आपका टेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, विल नॉट बी अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। क्लियर हुआ? यानी कि अगर जिसने 10th 12th में वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है स्टेट की, तो वो उसको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, जितना सब है, एग्ज़ाम भी है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी, तो रुपए कितना मिलेगा? स्टाइपेंड कितना मिलेगा? तो आपको ये मिलेगा 12,000 पर मंथ, यानी 12,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा 1 साल के लिए। और उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का ना बेनिफिट मिलेगा, ना ही अलाउंस मिलेगा, सिर्फ 12,000 आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। ठीक है, क्लियर? उस 12,000 में बैंक आपको 7,500 देगी, गवर्नमेंट आपको 4,500 देगी। इस तरीके से दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका 12,000 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
ये 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और बैंक इसके बाद क्या कर सकती है, बैंक में ऑल्सो इश्यू, यानी कि अप्रेंटिसशिप का बैंक आपको सर्टिफिकेट दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, क्योंकि मे लिखा है, ठीक है। मे मतलब दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, ठीक है। तो ये बैंक के ऊपर है कि सर्टिफिकेट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर। फिर फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपको मालूम है, सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स लगेंगे रिटन टेस्ट के, ठीक है। उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री वो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, और आपके पास वहाँ की लोकल लैंग्वेज का क्या है, 10th-12th की मार्कशीट नहीं है तो आपका टेस्ट होगा, अगर है तो नहीं होगा। उसके बाद फिर यानी वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कट ऑफ बन जाएगी, ठीक है। क्लियर। ये सिंपल सा आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लेके जाने हैं, तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकालना है वैलिड इमिटेशन लेटर, जो कि वहाँ बीएफएसएससी या बीएफएसआई एसएससी द्वारा इश्यू किया जाएगा। ये लेटर आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो 10th की मार्कशीट होती है वो लेके जानी है। फिर आधार कार्ड, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। फिर मार्कशीट लेके जानी है, सर्टिफिकेशन यानी सारी मार्कशीट लेके जानी है आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, ठीक है। फिर जो भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। जो भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं, जो भी कास्ट कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर का, उनको आपको लेके जाना है सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद इनकम और एसेट सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, लेके जाना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। वरना उनको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। डिसेबिलिटी वाले जो पीडब्ल्यूडीएच वाले क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले आपके कैंडिडेट हैं, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। और ये सिंपल सा आप डॉक्यूमेंट्स आपको मालूम ही होंगे, सारे लेके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो ये आपको पता है। रजिस्टर सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाली वेबसाइट में जाएंगे, इस वाली वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर जाकर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है, ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर आप इस वाली वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है और पूरा फॉर्म भरना है, ठीक है। क्लियर। फिर जब फॉर्म अच्छे से भर जाएगा तो 48 आवर्स के अंदर आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। आप अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर और तो सब पॉइंट्स ठीक हैं। अगला देखते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। अब आपको फ़ीस कितनी लगेगी, तो फ़ीस आपको लगनी है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको 400 रुपये लगेगी। एससी, एसटी, ओबीसी और ऑल वुमेन, किसी भी कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको आपको 600 रुपये लगेगी। और जनरल वाले जो भी कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस वाले, उनको आपको 800 रुपये इस फॉर्म का देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका कुछ फाइनल डिटेल है। और जो रिजल्ट है वो आपको पता ही, ईमेल के थ्रू आपको सिलेक्शन का, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ईमेल के थ्रू रिजल्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो उसके लिए लगनी है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो सारी डिटेल हमने दे दी हैं। आप एक बार जाकर इनकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, ये पूरी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये सारी डिटेल थी, आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपकी फ़ीस मैंने बता दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन भी आपकी 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2021 से जो 2025 के बीच में होनी चाहिए। और सबमिशन जो फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं 15 तारीख तक, 1 मार्च से, ठीक है। तो आप भरिए जाइए। और ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, जो भी अप्रेंटिसशिप जॉब से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बिल्कुल सही सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही, अगर हमारे चैनल आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और भी फ्रेंड्स को जिनको ज़रूरत है उनके लिए
शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।